हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटर अकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता के बारे में, जो कि आनुवंशिकता के नियम वो अभी तक हम बाल विकास में आनुवंशिकता और वातावरण के महत्वपूर्ण उल्लेख करते रहे हैं। यहाँ आनुवंशिकता के विभिन्न प्रमुख नियमों पर संक्षिप्त प्रकाश डालकर इस अध्याय को समाप्त किया जाएगा। दोस्तों, कीटाणु की निरंतरता जो मुख्य का सार है, यही है कि संतान अपने माता पिता से उन्हीं विशेषताओं को प्राप्त करती है जो उन्हें अपने पूर्व पुरुषों से मिली रहती है। माता पिता के उन गुणों को बच्चे प्राप्त नहीं करते जिन्हें कि अपने जीवन में परिश्रम और शिक्षा के द्वारा अर्जित करते हैं। इस नियम की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए वाइजमैन नामक विद्वान ने चूहों पर अपना प्रयोग किया। प्रयोग किए जाने वाले चूहों की उसने पूंछ काट दी, किंतु जब उन चूहों की संतान उत्पन्न हुई तो उनकी पूंछें पूर्वतः संपूर्ण थी। इसी तरह कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछें काटी जाती रहीं, पर उनकी संतानों की बराबरी पूरी पूंछें जमती रहीं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुतः बालकों को माता पिता के अर्जित गुणों की प्राप्ति वंशानुक्रम से नहीं होती, बल्कि शिक्षा के द्वारा होती है। हम इस नियम की सत्यता अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि विद्वान माता पिता के बच्चे मूर्ख, लंपट आदि जुआरी माता पिता के लड़के बहुत ही सचित्र और सज्जन होते हैं। इसी तरह यदि किसी कारणवश माता पिता का अंग भंग हो जाता है तो अंग भंगता बच्चों में देखने में नहीं आती। अतएव माता पिता तथा शिक्षकों का कर्तव्य है कि इस नियम को ध्यान में रखते हुए बच्चों की प्रारंभ से ही उचित विकास के लिए समुचित शिक्षा का प्रबंध करें। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो भेद उत्पत्ति का नियम है। चलिए, भेद उत्पत्ति का नियम उपर्युक्त नियम से भिन्न है। इस नियम में किसी जाति की भिन्नता की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया है। यह बात पाठकों से छिपी नहीं हो कि जहाँ माता पिता के अनुरूप संतान में विशेषताएं पाई जाती हैं, वहीं आगे चलकर उस वंश के अन्य लोगों में भी उसका परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के संबंध में विभिन्न विचारधाराएं हैं। डार्विन का कहना है कि प्राणी में यह परिवर्तन सहसा हो जाता है, किंतु लेमार्क इस परिवर्तन की व्याख्या प्राणी की इच्छा के आधार पर करता है। वह अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए यह कहता है कि पहले अफ्रीकावासी जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, किंतु जब पेड़ से पत्तियों को तोड़ने में वह असमर्थ हुआ तो उसकी इच्छा के कारण उसकी गर्दन लंबी हो गई। तभी से सभी जिराफों की गर्दन लंबी होने लगी। किंतु अभी तक इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है कि अर्जित गुणों का वितरण संतान में होता है कि नहीं। जैसा कि पहले नियम में कहा जा चुका है कि वाइजमैन इस मत का खंडन प्रयोगात्मक परिणामों के आधार पर करता है, लेकिन सेगुडल तथा उसके अन्य अनुयायी यह समर्थन करते हैं कि इसको सत्य प्रमाणित करने के लिए उसने चूहों पर प्रयोग किया। चूहों को उसने पानी में रखा। पानी से निकलने के लिए दो मार्ग थे, एक अंधकारमय और दूसरा प्रकाशमय, किंतु प्रकाशित पथ से जाने पर चूहों को चोट लगती थी। इसलिए पहली पीढ़ी के चूहों 165 बार गलतियां करके उचित मार्ग से जाना सीख सके। परंतु जब यही प्रयोग 23वीं पीढ़ी के चूहों पर किया गया तो देखा गया कि इस बार वे सिर्फ 25 बार गलतियां करने के बाद उचित पथ से जाना सीखे। इसी तरह के और भी कई प्रयोगों के आधार पर कुछ विद्वानों का कहना है कि अर्जित गुणों का वितरण भी संतानों में होता है।
इसलिए जो गुण माता पिता अपने जीवन में अर्जित करते हैं वे भी उन बच्चों में पाए जाते हैं। इतने शिक्षकों को बच्चों की वही शिक्षा देनी चाहिए जो उचित है, जिससे वे अधिक लाभवंत हो सके, उनको लाभ मिल सके। क्योंकि समय से आगे जब वो बढ़ते हैं तो वो भी किसी के पूर्वज होते हैं। उस मान लीजिए जो भी वो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो अच्छी बातें सीखते हैं, वो अच्छी बातें वो अपने संतानों को दे सके। अब तीसरा पॉइंट है शुद्ध जाति की अमरता का नियम। जॉन मेराडल ने अपने बगीचे में 2 प्रकार के मटरों पर प्रयोग किया और इस नियम का प्रतिपादन किया। उसका कहना है कि प्रकृति वर्ण संकरों की वृद्धि नहीं चाहती, और यदि किसी कारणवश किसी वंश में वर्ण संकरता आ जाती है तो कालक्रम में उसका लोप भी हो जाता है। अंततोगत्वा शुद्ध संतान ही रह जाती। इसकी पुष्टि के लिए मेंडल ने 2 प्रकार की मटरों पर एक तीसरी प्रकार की वर्ण संकर मटर को उत्पन्न किया। पुनः इसको बोने पर आधे बीज शुद्ध मटर के हुए और आधे वर्ण संकर के हुए। बार बार ऐसा करने से स्वर्ण संकर मटरों की संख्या कम हो गई और शुद्ध मटरों की ही प्रधानता रही। यही नियम जानवरों पर प्रयोग करके भी पाया गया। इसकी सत्यता उस समय देखने में आती है जब एक श्याम वर्ण और दूसरा गौरव वर्ण के पक्ष संतानोत्पत्ति में काम करता है। और सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला खराब है इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं दे पाऊँगा। कई दिन तो गैप हो ही चुके हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और उसका नोट्स बनाइए। और परिणामतः बच्चे का वर्ण दोनों के सम्मिश्रण से के समान रहता है। बाद में उसका वर्ण इस तरह हो जाता है कि उसके विभाजन करने में असमर्थ हो जाना पड़ता है। यदि हम इसके गुण दोषों पर विचार करें तो मालूम होगा कि यद्यपि यह नियम कई स्थलों पर अक्षरशः लागू होता है, किंतु कई जगहों पर इसकी सत्यता नहीं दिखलाई पड़ती है। यहाँ इस नियम को और भी स्पष्ट कर देने के लिए मेंडल के प्रयोग का नमूना दे देना अप्रासंगिक नहीं होगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, पहले बड़ी मटर, फिर छोटी मटर, फिर बड़ी मटर, वर्ण संकर, फिर यहाँ पे कितनी शुद्धता है, फिर कितने छोटे शुद्ध है, कितनी बड़ी शुद्ध है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जो कि नवजात शिशु तथा उसका ज्ञानात्मक और क्रियात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है और कोई भी अगर आपको वर्ड या कोई भी प्रश्न या कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आता है तो उस लेक्चर को आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा आप अपने प्रश्नों को, जो कि उसका हम संपूर्ण रूप से उत्तर देने का प्रयास करेंगे, वो भी सटीक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, भी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।